हेलो बच्चों, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में कुछ टॉपिक देखेंगे, कुछ वंशज के बारे में बात करेंगे। आज हम हिस्ट्री में सुगवंश, कणवंश और हिंद यूनानियों के शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुगवंश के पहले मगध, यानी हम आज प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में मगध जो था, मगध के ऊपर मौर्यों के शासन था। मौर्यों के शासन के बाद सुगवंशों का शासन आरंभ हुआ। ध्यान से समझिएगा, इसे हम ब्रह्म समाज कह सकते हैं। ब्राह्मण समाज संस्थापक बने मगध के। ठीक है, ब्राह्मण समाज मगध के संस्थापक बने। ठीक है, यहाँ से सुगवंश से शुरुआत होता है ब्राह्मण शासकों का दौर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सुगवंश का शुरुआत, सुगवंश से पहले मौर्य वंश था। मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। ठीक है, नंद वंश के शासन के बाद मौर्यों का शासन हुआ, यानी कि मौर्यों के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके बारे में हम किसी दूसरे क्लास में डिटेल से समझेंगे। आज के वीडियो में हम सुगवंश की चर्चा करने वाले हैं। मौर्यों के अंतिम शासक, ध्यान दीजिएगा, मौर्यों के शासन प्रणाली अशोक के समय तक तो सही था। ठीक है, लेकिन अशोक ने उसमें अशोक के कालीन युद्ध है। ठीक है, कालीन युद्ध के बाद अशोक की जो शासन प्रणाली थी वह धीरे धीरे, मतलब अशोक के जो साम्राज्य था वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, क्योंकि कालीन युद्ध के बाद अशोक का मतलब ऐसा कीजिए तो अशोक धर्म के उपासक हो गए और बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे अशोक। बाकी सब धर्मों को छोड़ दिए, बाकी सब धर्मों को नीचे की तरफ दबाने लगे अशोक, और बौद्ध धर्म को ऊपर की तरफ उठाने लगे। इनसे बौद्ध धर्म की प्रचार कराने लगे। इनसे जो बाकी सब धर्म थे, इससे पहले बौद्ध धर्म से पहले ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ माना जाता था। तो ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे वो उनको भी बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ की जो राजा थे अशोक, वो खुद बौद्ध धर्म के उपासक बन गए थे। तो जितने भी प्रजा थी उस सबको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने लगे। या बौद्ध धर्म ऐसा क्या है, तो बौद्ध धर्म कि मतलब सबको अपनाने के लिए बोलने लगे। ठीक है, अशोक के बाद अशोक इन सब बौद्ध धर्मों के में लीन हो जाने के बाद, उपासक होने के कारण, या इनकी शासन प्रणाली जो थी कमज़ोर होने लगी, और इनका राज्य जो था, जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य का, वो डगमगाने लगा। ठीक है, इनके बाद इनके मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बने बृहदर्थ। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन बने? बृहदर्थ बने। लेकिन ये भी चूँकि वहाँ की जो अशोक थे पहले से ही बौद्ध धर्म का इतना प्रचार कर चुके थे कि ये भी प्रभावशाली राजा के रूप में, प्रभावशाली संस्थापक या प्रभावशाली शासक नहीं बन पाए। ठीक है, इनके ही बृहदर्थ के ही सेनापति थे, अशोक के ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो जाति से ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर सुगवंश की स्थापना की, यानी सुगवंश का राज्य स्थापित किया इन्होंने। ये क्या थे? मगध साम्राज्य के सेनापति, यानी मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने राज्य की स्थिति को देखा, बृहदर्थ की, वहाँ की जो राजा थे उनकी स्थिति को देखा, और वहाँ की शासन प्रणाली कमज़ोर होने के कारण इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दी। और बृहदर्थ की हत्या करने के बाद एक नया राज्य स्थापित किया, एक नया वंश स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दी, और बृहदर्थ की हत्या के बाद वहाँ एक नए राज्य की स्थापना, नए वंश की स्थापना की, जिसे हम सुगवंश के नाम से जानते हैं। यानी पहली बार मगध के राज्य में, मगध के राज्य शासन प्रणाली में ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना, यानी ब्राह्मण साम्राज्य, कोई ब्राह्मण से पहला राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई, और यहीं से ब्राह्मण शासकों का दौर चला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो था बृहदत्त की हत्या करके वहाँ का राजा बना था। ठीक है, यानी कि सुगवंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इसे याद कर रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने जब वहाँ के राजा बने, कहीं ना कहीं इनके भी मन में था, पुष्यमित्र शुंग के, कि जो ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मण धर्म था, वैष्णव धर्म, उनको
कहीं ना कहीं नीचे दबा दिए थे। कौन? अशोक के समय से। इन्हें भी ध्यान दिए, ये जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन यह एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, एक तरह से क्षत्रिय थे। ठीक है, क्योंकि क्षत्रिय लोग अक्सर, आप वैदिक सभ्यता में पढ़े होंगे कि क्षत्रिय लोग अक्सर क्या करते थे, युद्ध में ज़्यादा तत्पर आते थे। जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन इनका काम क्या था? क्षत्रियों का काम था, क्षत्रियों का काम करते थे। ठीक है, इन्होंने राजनीति एकीकरण का प्रयास किया, राजनीतिक तौर पर एकीकरण, सबको मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य तक यानी अशोक के कालिंग युद्ध तक, उस समय तक मौर्य साम्राज्य में यानी मगध विस्तृत था, लेकिन कालिंग के युद्ध में जब मगध साम्राज्य के ऊपर वहाँ के शासकों की, मतलब शासक वहाँ के ढीले पड़ गए, तब मगध साम्राज्य का विखंडन होने लगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने उनकी राजधानी, पहले मगध की राजधानी मौर्य साम्राज्य में कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जब वहाँ का राजा बना तो यह राजधानी को विदिशा में स्थापित कर दिया। कहाँ? दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया। ठीक है, जो पूर्वी मलवा में है, पूर्वी मलवा में विदिशा नामक स्थान है, वहीं राजधानी को बनाया। ठीक है, क्यों यह राजधानी बनाने का कारण क्या था? यह राजधानी बनाने का कारण यह था कि जो मगध से दूर प्रदेश है, जो मगध से यानी पाटलिपुत्र से दूर प्रदेश है, उन पर नियंत्रण रखा जा सके। यानी कहीं ना कहीं यह पुष्यमित्र शुंग फिर से मगध को एक बड़ा साम्राज्य बनाने चाहते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, पुष्यमित्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, इसे आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देगा कि पुष्यमित्र शुंग का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? तो विदर्भ, याद रखिएगा, विदर्भ बरार, इसे आप याद कर लीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध विदर्भ बरार। ठीक है, विदर्भ याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध का उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें? तो इस युद्ध का उल्लेख कालिदास का एक काव्य था, देखिए यहाँ पर इसे हम ब्लू से लिखे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम नीचे भी थोड़ा सा करें, छोटा दिखाई दे रहा हो तो क्वालिटी थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाकर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कालिदास एक महाकाव्य था, मालविकाग्निमित्रम में मिलता है, इसी महाकाव्य में इनका उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? विदर्भ या बरार। आप इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल ये 187 ईस्वी में, ध्यान समझिएगा, 187 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वृहदर्थ, उनको यह मारकर 187 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्य यानी अपना वंश, शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, इनका साम्राज्य कब से कब तक चला था? तो 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, 75 ईसा पूर्व तक इनका साम्राज्य चला था। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। यानी कि मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? 187 बीसी में, 187 बीसी में, और शुंग वंश का शुरुआत 187 बीसी से 75 बीसी तक। याद रहेगा ना? पुष्यमित्र शुंग क्या थे? ब्राह्मण धर्म के पालन करने वाले से, वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म में जो वैष्णव धर्म आता है, वैष्णव धर्म। तो इन्होंने जब वहाँ के ये सम्राट बने, शासक बने, तो इन्होंने क्या किया कि जो बौद्ध धर्म चलाया गया था अशोक के समय, इन बौद्ध धर्म का इन्होंने अंकुश लगाने, बौद्ध धर्म पर रोक लगाने लगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म पर रोक लगाकर वहाँ ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने लगे, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देने लगे। ब्राह्मण धर्म जो कहीं ना कहीं दब गया था अशोक के समय बौद्ध धर्म के नीचे, यह ब्राह्मण धर्म को उठाने का प्रयास करने लगे, ब्राह्मण धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करने लगे। और इनके इस काम में पतंजलि गुरु थे, उन्होंने इनकी काफ़ी मदद की थी। अश्वमेध यज्ञ अलग अलग जगहों पर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे ताकि ब्राह्मण धर्म को पुनः उठाया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ब्राह्मण धर्म यानी कि वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसी काल में इन्होंने अपने पुष्यमित्र शुंग अपने काल में लोक कला, ध्यान से समझिए, लोक कला का विकास किया। और यह लोक कला कहाँ कहाँ हुआ इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा लिखे हैं, आप इसे देख लीजिएगा। लोक कला कहाँ कहाँ लोक कला का विकास हुआ? भरहुत और विदिशा। हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने लोक कला का विकास भरहुत और विदिशा में किया था। कहाँ किया था? भरहुत और विदिशा में। कहाँ किया था? भरहुत और विदिशा में किया था। आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंग के समय योहनो, ध्यान से समझिएगा, योहनो जो बैक्टीरिया यूनानी थे, यूनान से आए थे, सिकंदर, आप याद है ना सिकंदर, वह सिकंदर जो था ना पहले ही आ चुका था हमारे मतलब इस मगध साम्राज्य में, पहले ही याद पर चंद्रगुप्त मौर्य यानी नंद वंश के समय नंद आया था ना यहाँ पर, उस समय हमारे जो मगध साम्राज्य के जो उस समय सेनापति थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो जिन्होंने शासन प्रणाली यानी कि मगध की जो शासन प्रणाली को अपने हाथ में ले लिए थे, उन्होंने इस सिकंदर को पुनः मारकर यहाँ से भगा दिया था, पीट कर भगाए थे, ठीक है। सिकंदर को यहाँ से खेद दिया था मगध से, मगध पर अपना मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। इसके बाद जब इनके समय भी पुष्यमित्र शुंग के समय भी योनो ने यहाँ पर पुनः आए, योनो जो इन्हें ध्यान, इन नामों को याद रखिएगा, योनो मतलब इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया यूनानी, इंडो ग्रीक या बैक्टीरिया यूनान से आए थे, उसी सिकंदर के साथ, मतलब सिकंदर के ही जहाँ से सिकंदर आए थे वहीं से ये थे, ठीक है। योनो का आक्रमण हुआ पुष्यमित्र के शासनकाल में, पुनः एक बार योनो का मगध के ऊपर आक्रमण हुआ। इस समय तक मगध क्या हुआ था, सिमट कर आ गया था, छोटे भाग में सिमट कर आ गया था, बहुत सारे मगध के जो क्षेत्र थे वह अलग हो चुके थे इनके समय तक, ठीक है। यह क्या किया, जब योनो यहाँ से चले और वहाँ से पंजाब से होते हुए, मथुरा सकाल से होते हुए जब वह पाटलिपुत्र तक पहुँचे, सिंधु, ध्यान दीजिएगा, योनो ने सबसे पहले सिंधु को और माध्यमिका को इन दोनों को सबसे पहले अधिकार किया था, सिंधु और माध्यमिका पर सबसे पहला अपना कब्जा किया था, ठीक है। और सिंधु से होते हुए, पंजाब से होते हुए, पंचाल, साकेत और पाटलिपुत्र से होते हुए पहुँचे कहाँ, पाटलिपुत्र में पहुँचे, तो वहाँ पर किसका शासन था, पुष्यमित्र शुंग का शासन था उस समय। पुष्यमित्र शुंग ने इनको वहां से, ध्यान समझिएगा, पुष्यमित्र शुंग देखते थे इनका शरीर बहुत विकराल था और युद्ध के लिए तत्पर आते थे। आपको बताया ना अभी कि ये क्षत्रिय मतलब थे तो ब्राह्मण लेकिन क्षत्रिय के जैसा व्यवहार करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि उन युवाओं को यहाँ से खदेड़ दिया, यानी कि उनसे युद्ध करते उन्हें खदेड़ते खदेड़ते मार के एकदम भगाते सिंधु नदी तक ले जाकर छोड़े आए, ठीक है। सिंधु नदी तक छोड़े आए, सिंधु नदी के अंदर नहीं आने दिया, यानी अपने साम्राज्य के अंदर इनको दाखिल नहीं होने दिया, ठीक है। बाद में सांची और बोधगया में इन्होंने स्तूप वेदिकाएं बनाई, बाद में सांची और बोधगया में स्तूप वेदिकाएं भी बनाई, ठीक है। पतंजलि के, ध्यान दिया, पतंजलि अभी बताए थे ना, पतंजलि ने पाणिनि में अष्टाध्यायी पर अपनी टीका यानी महाभाष्य लिखी थी। ये आप याद रखिएगा कि पतंजलि ने पाणिनि और अष्टाध्यायी और महाभाष्य पर मतलब महाभाष्य लिखी थी, महाकाव्य लिखी थी, याद रखिएगा। पतंजलि के अष्टाध्यायी और महाभाष्य का लेखक पतंजलि थे, बस इससे आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश के, यानी कि शुंग वंश के में इनके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद वहाँ के अंतिम शासक देवभूति बने। अंतिम शासक कौन बने? देवभूति बने। उसके बाद देवभूति के बाद शुंग वंश का धीरे धीरे अंत हो गया। इसके बाद शुरुआत होता है कर्ण वंश का। इसके बाद किसकी शुरुआत होता है? कर्ण वंश का। थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का आरंभ होता है। कर्ण वंश के ध्यान से समझिएगा, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। देखिए इसमें देवभूति, देव पहले भूति बाद में है। और इसमें वासुदेव ये भी ब्राह्मण समाज थे, वासुदेव भी ब्राह्मण थे, ठीक है, याद रखिएगा, वासुदेव भी ब्राह्मण थे। इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। शुंग वंश के बाद राज्य की जो सत्ता थे इन्हों के हाथों में, कर्णों के हाथों में चली गई। और इनके बाद एक नई समाज की, एक नई वंश की स्थापना हुई जिसे हम कर्ण वंश कहते हैं। इसमें आपको याद रखने लायक है कि इनके संस्थापक कौन थे? ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, बस कुछ ही दिन के बाद इसका भी अंत हो गया, ठीक है। इसके बाद यूनानियों का शासन आ गया। यूनानियों का शासन मगध के ऊपर होने लगा, ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और इनके अंतिम संस्थापक यानी कर्ण वंश के, याद रखिएगा, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव और अंतिम संस्थापक जो थे वह थे सुशर्मा, याद रखिएगा।
कर्ण के जो अंतिम संस्थापक अंतिम शासक थे वो क्या थे? सुशर्मा। याद रखिए इनका नाम है सुशर्मा। ये इतना शर्मा है कि समझिए कि सब कर्ण वंश का नाश ही काट डाले, यानी पूरे मगध में जो भी बचा खुचा था, पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था वही ना बचा था, उनका भी यह नाश कर डाले। वहाँ पर भी यूनानियों के यानी बैक्टीरिया यूनानियों का शासन शुरू हो गया। ठीक है, मतलब ये शर्माते ही रह गए, इनसे राज्यपाट संभला नहीं गया। सारे राज्यपाट पर यूनानियों का यूहानों का आक्रमण हुआ, वहाँ पर यूहानों का शासन प्रणाली शुरू हो गया। ठीक है, अब राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सिमट कर रह गया था, वो भी चला गया। इनके यहाँ से जो ये सुशर्मा थे, इन्होंने शर्माते शर्माते सारे मतलब जितने भी पाटलिपुत्र के जो भी क्षेत्र बचा था उसे भी गंवा दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दूसरा साइड में। इनके बाद ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी उत्तर जो पश्चिमी साइड था हमारे देश के, जो पश्चिमी साइड मगध का पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी हिस्सा के सीमा पार से मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण शुरू होने लगा, यानी वहाँ से भारत पर आक्रमण होने लगा। ठीक है, विदेशी जो थे वहाँ पर यूनानी जो थे भारत पर आक्रमण करने लगे। ठीक है, यह आक्रमण बहुत पहले ही शुरू, आपको अभी बताए थे कि यह आक्रमण जो था बहुत पहले ही शुरू हो गया था। यहाँ पर ये नंद वंश के बाद ही, मौर्य वंश के शासनकाल के पहले ही यह आक्रमण शुरू हो गया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में लेकर इन आक्रमणों को रोक दिया था। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमारा चलता है हिंद यूनानी का शासनकाल, यानी मगध के ऊपर यूनानी विदेशियों का शासनकाल। हिंद यूनानी, जैसे इंडो ग्रीक बोलते हैं या बैक्ट्रियन ग्रीक बोलते हैं, बैक्ट्रियन यूनानी, बैक्ट्रियन यूनानी, बैक्टीरिया से भारत को मतलब मगध को कीड़ा की तरह खाने लगे। यहाँ पर आकर मगध को कीड़ा की तरह खाना शुरुआत किया इन्होंने। ठीक है, बैक्टीरिया इनका देखिए कैसा नाम रखेगा, बैक्टीरिया। इतिहास में इनको नाम से मिलता है बैक्टीरिया यूनानी। यहाँ पर कहीं लिखे हैं बैक्टीरिया यूनानी, इधर कहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए बैक्टीरियाई यूनानी, बैक्टीरियाई यूनानी, बैक्टीरिया ही थे। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के बाद बैक्टीरिया बल्क्स उत्तरी अफगानिस्तान में है, बल्क्स उत्तरी अफगानिस्तान। ठीक है, बैक्टीरिया में यूनानी और युवानों का राज स्थापित हो गया। उस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे भारत में ही था, आज नो अलग हो गया है। तो उस समय सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे वो कहाँ पर, बल्क्स उत्तरी अफगानिस्तान में। कहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में बैक्टीरिया यानी यूनानी सबसे पहले कहाँ पर, याद रखिएगा बल्क्स और उत्तरी अफगानिस्तान में। बल्क्स कहाँ है, उत्तरी अफगानिस्तान में, अभी वर्तमान में है। ठीक है, में यूनानी यानी ईवन का राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, वहाँ पर कहाँ पर सबसे पहले हमारे भारत में कहाँ पर, यानी हमारे मगध में, उस समय मगध ही था ना, मगध में कहाँ पर राज्य स्थापित किया इन्होंने, बल्क्स उत्तरी अफगानिस्तान में। ठीक है, बल्क्स उत्तरी अफगानिस्तान में, याद रखिए यूनानी अथवा युवान का राज स्थापित हुआ। ठीक है, युवान ने भारत की अशांत राजनीति को देखकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो सुशर्मा जी है वो शर्मा रहे हैं बेचारू, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कोई एक्टिव नहीं है। उन्होंने यह भाप लिया कि जो यहाँ के शासक है वह कुछ नहीं कर सकते, उनके बस में कुछ नहीं है। और यह भाप कर, इन चीज़ों को देखकर उन्होंने क्या किया, हिंद कुश को पार कर गए, मैंने हिंद कुश को पार करके हमारे भारत के अंदर एंट्री मार ली इन्होंने, भारत के अंदर घुस गए और यहाँ आकर जो भी यहाँ पर थे इनको हटा उठाकर सब अपना राज स्थापित कर दिए। ठीक है, भारत पर आक्रमण, इसे आप याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण में डेमेट्रियस प्रथम, जिसे हम दामित्र बोलते हैं, मात्र 2 ही लोग थे, मतलब 2 ही लोग का अर्थ हुआ कि मेन उसमें 2 ही थे जिन्होंने पूरा हमारे इस मगध साम्राज्य को गुलाम कर दिया, यानी मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। एक था, याद रखिएगा नाम आप, डेमेट्रियस प्रथम, और उसका सेनापति मिनांडर, इसे आप याद रखिएगा। यूनानी शासक में सबसे ज़्यादा इनकी भूमिका है 2 का। इन्होंने डेमेट्रियस प्रथम यानी दामित्र भी इसे शॉर्टकट में बोलते हैं, डेमेट्रियस प्रथम और मिनांडर, डेमेट्रियस आप याद रखिएगा, डेमेट्रियस और मिनांडर, इन्होंने क्या किया कि यही 2 थे, ये इनके सेनापति थे मिनांडर। ठीक है, ये मतलब शासक थे, मतलब डेमेट्रियस यूनानी थे, और दोनों ने मिलकर यहाँ पर हमारे जो मगध था उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण इन्हीं की भूमिका मानी जाती है। ठीक है, डेमेट्रियस और उनके सेनापति ने सिंधु और माध्यमिका के जो क्षेत्र थे, माध्यमिका क्षेत्र थे, उन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कौन, डेमेट्रियस और सेनापति, उनके सेनापति मिनांडर ने सिंधु और माध्यमिका पर अधिकार, सबसे पहले वो बल्क्स उत्तरी अफगानिस्तान के शासक बने, वहाँ पर उन्होंने अपने राज्य स्थापित किया। उसके बाद सिंधु और माध्यमिका को उन्होंने गुलाम कर लिया। ठीक है,
और इस तरह वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए कहाँ पर पहुँचे, मथुरा, पंचाल, साकेत, पाटलिपुत्र तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँचे, मथुरा से होते हुए पंचाल, साकेत, पाटलिपुत्र तक पहुँच गए। लेकिन उस समय वहाँ का शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। वहाँ के शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण धर्म जो था वो अब दब चुका था बिल्कुल। पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें सुंगाया, अपने बचपन में बोलते हैं सुंगाए, यानी पुष्यमित्र शुंग का नाम ही था पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने पुनः उस धर्म को उठाने का प्रयास किया और ब्राह्मण धर्म को धीरे धीरे उठाकर आगे चलकर ब्राह्मण धर्म ऊपर हो गया, लोग इसे भी मानने लगे। नहीं तो यहाँ पर जो अशोक था ना, सबको बौद्ध धर्म का शिक्षा दे दिया था, यानी वहाँ पर बौद्ध, वहाँ के लोग जो धर्म को विशेष मान लिए थे बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण धर्म और इसके अलावा जितने भी धर्म था सब क्या धीरे धीरे नीचे दब चुका था। बाद में इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म अब ऊपर आने लगा, ठीक है। लेकिन उस समय वहां के पाटलिपुत्र के कौन शासक थे, पुष्यमित्र शुंग थे। का शासन था, इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ से ये पहुंचे थे ना, डेमेट्रियस और इनके सेनापति मिनांडर जो वहाँ पर गए थे, इनको उन्होंने पता है, उनको इनके पास कटार रहता था इतना बड़ा, उसी को लेकर चलते रहते थे, घूमते रहते थे और बिल्कुल वेशभूषा ब्राह्मण के जैसा, एक साधु के जैसा वहाँ के राजा बने थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि जो ये गए थे पंचाल से होते हुए वहाँ पर अपने शासन प्रणाली को विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वहाँ पर इन्होंने उनको ऐसा मार कर खदेड़ा ना, वहाँ से खदेड़ा कि इन्होंने धूम धुमाकर, नहीं कहते धूम धुमाकर भागे। और यहाँ फिर पुनः कहाँ तक खदेड़े थे, सिंधु नदी तक, यानी वहाँ से पाटलिपुत्र से जब वो खदेड़ना चालू किए तो फिर वहाँ से खदेड़ते खदेड़ते साकेत, पंचाल, मथुरा सबको पार करके सिंधु तक पहुँचा दिए, ठीक है। सिंधु तक, क्योंकि सिंधु उस समय तक अलग हो गया था मगध से, अलग एक साम्राज्य बन गया था, ठीक है। सिंधु तक उन्होंने उसे खदेड़ लिया। लेकिन इनके शासन प्रणाली खत्म होने के बाद पुनः सुशर्मा के शासन काल में इन्होंने मगध पर अधिकार, पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। इन्होंने युवनों तक को सिंधु तक वापस लौटा दिया था। कहाँ तक, सिंधु तक, ठीक है। डेमेट्रियस ने, सेनापति मिनांडर ने युवन का प्रसार जारी रखा। जो डेमेट्रियस के सेनापति थे मिंडार, ये हार नहीं माना था। अभी यह क्या किया था ना, युवाहन का प्रसार अभी तक जारी रखे थे, युवाहन लोग का प्रसार जारी रखे। इनके साथ जानते हैं क्या हुआ, इनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई, आगे चलकर हम बताते हैं क्या हुआ था। इन्होंने जो युवान थे, जो हर धर्म के विरोध करते, ये बौद्ध धर्म के उपासक बन गए। आगे चलकर आगे हम बताते हैं। डेमेट्रियस ने सेनापति जो मिनांडर थे, युवान का प्रचार करते रहे, युवान का प्रसार करते रहे भाई, युवान का अपने मतलब अपने जो राजतंत्र था उसको आगे बढ़ाते रहे, ठीक है, उसका प्रचार करते रहे। युवान के विस्तार श्रेय किसको जाता है, मिनांडर को दिया जाता है। युवान के जो विस्तार का मगध में युवान का जो विस्तार का श्रेय है वो किसको दिया जाता है, मिनांडर को दिया जाता है। लेकिन इनका नाम डेमेट्रियस के साथ मिले जाता है क्योंकि इनके सेनापति थे, ठीक है। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, जब इनका शासन हुआ तो इन्होंने अपनी नई राजधानी सकाल को बनाई। कहाँ बनाई, साकल। इन्होंने अपनी नई राजधानी किसको बनाई, साकल। किसको बनाई, साकल। यह अव्यवस्था वर्तमान में कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी नई राजधानी, याद रखिएगा, युवानों ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई, साकल को। किसको, साकल को। किसने, डेमेट्रियस ने। किसने, डेमेट्रियस ने, याद रखिएगा। मिनांडर बौद्ध धर्म का उपासक, आगे चलकर यह बौद्ध धर्म का उपासक बन गया, खुद बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में खासियत था, क्या खासियत था कि बौद्ध धर्म के करीब जो भी जाता था ना, वह सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर बौद्ध धर्म में लीन हो जाता था, उनके उपासक बन जाता था। और यह मतलब ऐसा धर्म था कि इसमें जो भी जाता था ना, वह बौद्ध धर्म के उपासक बन जाता था और उसी में लीन होता, बाकी सब छोड़ छाड़ के सब अपना गवा देता था। अब याद पड़िए ना अशोक का क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो उपासक बन गए थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, उस समय अब राजपाट भाड़ में गया, राजा जाओ उसे छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म का उपासक बन गए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, अपने राज्य व्यवस्था थी उसके सहायता से भी बौद्ध धर्मों की प्रचार कर डाली, इतनी बड़ी। तब कोई भी राजा, आप सोचिए ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री है भारत के, किसी एक धर्म को ले लिए, मान लीजिए कि हिंदू धर्म को मान लिए और जो बाकी सब धर्म को, मतलब हिंदू धर्म को मान्यता दिया, बाकी सब धर्म को छोड़ दिया, या कुछ किसी भी एक धर्म को मान्यता दिया, बाकी सब धर्म को छोड़ दिया, तो बताइए
भाई ऐसे कम चलेगा, उनको सभी धर्म को बराबर लेकर चलना पड़ेगा ना। हाँ समझिए ना। बाकी सब तो जो राजा थे यहाँ पर अशोक, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए था। वो किसी एक धर्म का उपासक नहीं बन सकते थे। अपने धर्म तो कुछ अपने मानिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका प्रचार करने का कौन सा जरूरत है भाई कि प्रचार कर डाले कि बौद्ध धर्म का हम उपासक है, सबको बौद्ध धर्म लागू करना है, सबको बौद्ध धर्म मानना है, सबको ब्राह्मण धर्म मानना है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तो इन्हीं सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार अशोक ही को हम मानते हैं, क्योंकि अशोक ही ने सारी व्यवस्था को डगमगा दिया था। वहीं से मतलब सारी जो राज्य की व्यवस्था थी कमजोर होने लगी थी, सब चीज़ को छोड़ छाड़ दिया था इन्होंने। बाकी अशोक कालिंग युद्ध के पहले इतना प्रतापी राजा थे कि उन्होंने जितने भी युद्ध की आज तक वो कोई भी युद्ध हारे ही नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने कालिंग के युद्ध के बाद वो भी जीत गए थे, लेकिन कालिंग के युद्ध में इनकी मनोवृत्ति मतलब इनके जो दिमाग था वो परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म के उपासक बन गए। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। मीनांडर भी जो किया था ये भी बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। ये भी पगला गया, हाँ हम भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे, जाकर बौद्ध धर्म का उपासक हम भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे। अरे सुनहरा भाग बौद्ध धर्म क्या तू करेगा अपना कर, गधा कहीं के, एकदम गधा था ये। इसका उल्लेख मिलिंद पन्नो और नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। कहाँ से पता चला कि बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था? ध्यान समझिएगा, मिलिंद पन्नो, ध्यान से समझिएगा, मिलिंद पन्नो नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। मिलिंद पन्नो नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भारतीय संस्कृति में जितने भी मतलब हमारे जो धर्म है, वो धर्म की कुछ ऐसी खासियतें कि जो भी हमारे देश में आता था, याद करिए ना, वो भी आया था ना मेगास्थनी, यहाँ जो भी आता था, यहाँ की जो संस्कृति व्यवस्था वो तो सोच कर मतलब हमारे देश में जो भी आते थे वो सोच कर आते थे कि यहाँ पर चलिए राज करना है, यहाँ की शासन प्रणाली, हम शासक बनेंगे। और जब यहाँ आते थे तो शासक बन भी जाते थे, लेकिन यहाँ की संस्कृति के गुलाम हो जाते थे। हमारी संस्कृति कुछ ऐसी ही है कि वो जो भी आता था, जो हमारी संस्कृति को समझ लेता था, वो क्या यहाँ के गुलाम बन जाता था। यहाँ के गुलाम यानी कि संस्कृति का गुलाम हो जाता था। तो ऐसे हमारे धर्म की जो हमारे कुल जितने भी धर्म बनाए गए हैं वो सर्व धर्म की खासियतें ही ऐसा है। ठीक है, बाकी बौद्ध धर्म तो हमारे देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में मतलब इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, हर धर्म मतलब जितने भी शासक आए, कोई ब्राह्मण धर्म को अपना लिया, कोई कुछ धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को उपासक बन गया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के उपासक बनकर यह मीनांडर क्या करा, यह भी अपने शासन प्रणाली से डगमगाने लगा। ये सेनापति था ना, सबसे बड़ी भूमिका थी इसको यवनों की शासन लाने में, मीनांडर की सबसे बड़ी भूमिका थी यहाँ पर हिंदी यूनानी के शासन प्रणाली के लाने में। ठीक है, अब यह बौद्ध धर्म का उपासक बन गया, इसे भी कुछ से मतलब नहीं है, सब छोड़ छाड़ दिया। इसके बाद इसका भी पतन हो गया। उसके बाद हमारा आता है शक वंश। ठीक है, शक वंश, आगे हम उसे नेक्स्ट क्लास में शक वंश पल्लव वंश जो है आगे नेक्स्ट क्लास में उसकी हम चर्चा करेंगे कि वो उनके मतलब संस्थापक कौन थे और उनके अंतिम शासक कौन थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान दिए उन्होंने क्या किया कि भारत में चित्रित यानी कि उस पर चित्र अंकित सिक्के चलाए। ठीक है, भारत में उस समय जब इनका शासन था माने मगध में, तो उस समय इन्होंने क्या किया, चित्र अंकित, तो उस पर चित्र अंकित सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने पहली बार, याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में इन्होंने चित्र अंकित यानी कि आकृति वाले सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसके अलावा पहली बार भारत में सोने का सिक्का चलाने का काम यही हिंदी यूनानी युवानों ने किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बना सकता है कि हमारे मगध में सब पहली बार या भारत में पहली बार सोने का सिक्का किस वंश में चलाया गया था? तो पहली बार सोने का सिक्का हिंदी यूनानी यानी कि बैक्टीरियन यूनानी के शासन काल में चलाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो हम इस वीडियो में सुगवंश, कणवंश और हिंद यूनानी को समझे, और इसके बाद के जो हमारा वीडियो आएगा तो उस वीडियो में हम क्या समझेंगे, उस वीडियो में हम समझेंगे आगे के वंश, शकवंश में पल्लव वंश और जितने भी मतलब आगे है इसके बाद के इतिहास उसको समझेंगे, और हमारे शासनकाल को भी हम किसी वीडियो में समझा देंगे। सारा हम कंप्लीट करेंगे इसमें इतिहास को भी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।